हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोटेशन के साथ। कोटेशन है, यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। देखिए, आपको देर हो सकती है लेकिन समय को कभी भी देर नहीं होती है। समय अपना काम समय पर ही करता है। बट वी डिले, टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। हमको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और चाहे आने वाले एग्ज़ाम हो या कभी भी हमें देर हो जाती है, लेकिन समय कभी देर नहीं होते। सब चीज़ें समय पर ही होती हैं। खैर, ये अलग बात है कि यहाँ का जो आयोग है या उत्तराखंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल समयानुसार नहीं होती हैं। इसका खामियाजा भी विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। तो बहरहाल, ये सुंदर कोटेशन थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की। वो बहुत अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो चलिए, इसी कोटेशन के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, जब उत्तराखंड का जो अभी तक हाल है, आज से हम उत्तराखंड न्यूज़ एनालिसिस डेली डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड में अभी क्या चल रहा है, क्या सरगर्मियाँ उत्तराखंड में चल रही हैं, यह आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, जो यहाँ की महिलाएं हैं वो नहीं मिल पा रहा है। शिक्षक भर्ती में एक झोल हो गया है, देखेंगे वीडियो में क्या झोल है वो। कैसे अब शिक्षकों की बारी है। और उसके अलावा सबसे बड़ी खबर है कि सादिक मूसा, जो काफ़ी बड़ा मास्टरमाइंड माना जा रहा था, वो पकड़ा गया है। लेकिन अभी भी जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो अभी भी बाहर हैं, बहुत सारे लोग हैं। खैर, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सफ़ेद पोश नेता हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अभी भी बाहर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है, आज का ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? तो आपको इसका उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला उत्तराखंड में कौन सा है। तो चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत या सभी समान है। तो आपको इसका उत्तर देना है। 5 ऑप्शन मैंने डाले हैं, तो आपने इसमें सुटेबल जो आंसर होगा वो लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में देखिए दोस्तों क्या हाल है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड मूसा लखनऊ से गिरफ्तार हो चुका है। ये बहुत सैयद सादिक मूसा और योगेश्वर राव, ये दो लोग एसटीएफ की टीम ने और यूपी की टीम ने मिलकर दोनों ने गिरफ्तार किया। और उत्तराखंड और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मूसा का साथी योगेश्वर राव भी पकड़ा गया और आज देहरादून लाए जाएंगे, और आज इनको देहरादून लाया जाएगा। ठीक है। और इन्होंने आरएमएस जो कंपनी कर्मचारी, ये आरएमएस के कर्मचारी ने किया था इनसे संपर्क। ठीक है दोस्तों, तो ये एक न्यूज़ है, सेंसेशन बनी हुई है कि शायद मूसा पकड़ा गया। और इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि पकड़ा तो जाना ही है। जिसने अपराध किया होगा उसको सलाखों के पीछे तो होना ही चाहिए। दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिसंबर से और फरवरी के बीच दिसंबर से और फरवरी के बीच जो है 4 भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। अब वो कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं, ये भर्ती परीक्षाएं हैं आपकी। एक तो इसमें ये है पुलिस कांस्टेबल के जो 1521 पद हैं, पटवारी लेखपाल के 554 पद हैं, फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं, और लेखा परीक्षक के 663 पद। जो लेखा परीक्षक है उसके 663 पद हैं। तो ये 4 भर्तियां जो हैं आपकी दिसंबर से, और ये आयोग ने कहा है कि 3632 पदों पर आयोग भर्ती कराएगा। कब से कब तक? दिसंबर से और फरवरी तक। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ख्याल रखना है आने वाले एग्ज़ाम में आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि अभी 3 महीने का लगभग समय रह गया है। सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तो आधा चले गया है, लगभग पूरा ही मान लो। और उसके बाद बचा हुआ है अक्टूबर, नवंबर। तो मान लो आपको 2 या ढाई महीने आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि दिसंबर से फरवरी के बीच एग्ज़ाम होने हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि इतनी जल्दी आयोग कैसे एग्ज़ाम को सॉल्व करा पाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है एग्ज़ाम को
अभी फॉर्म निकलेंगे, फिर एडमिट कार्ड निकलेंगे, फिर क्या पता कोई दोबारा एग्ज़ाम जब भरने के लिए कहा गया है तो क्या पता कोई गलती कर दे, तो फिर उसमें जो करेक्शन की डेट दी जाती है 14 दिन की लगभग, वो भी आएगी। फिर एडमिट कार्ड लगभग 14 दिन तक आते हैं, फिर वो भी आएंगे। फिर 1 महीने तक एग्ज़ाम की डेट आएगी। तो ये सब काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मीडिया में ये बयान दिया गया है, लगता नहीं है कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम करा पाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। जब कह दिया है तो चलिए मान के चलते हैं कि क्या पता इस बार ईमानदारी से बात कर रहे हों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। तो नेक्स्ट है समूह गौ की 23 भर्तियां कराने का जिम्मा लोक सेवा आयोग को। देखो समूह गौ की जो 23 भर्तियां, जो आपको कल पता ही था कि इसमें से जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था उसने जो है अपनी 13 भर्तियाँ, 13 विज्ञप्तियाँ जो हैं रद्द कर दी थी। और वो जो भर्तियां हैं वो उन्होंने दे दी थी यूकेपीएससी को, सॉरी सरकार ने यूकेपीएससी को दे दी थी। ठीक है, तो ये खबर आपको कल मिली गई होगी कि ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हमारे उजाला ने 12 भर्तियों की जगह पे यहाँ पे 13 भर्तियाँ होना चाहिए था। 13 भर्तियाँ रद्द करी हैं, 13 भर्तियाँ। ठीक है, और इनका विज्ञापन रद्द कर दिया है, और इतने पदों के 3842 पदों के लिए। और अभी और भी भर्तियां आने बाकी। अभी खबर आई थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 19,000 पदों पर हम फिर से भर्तियां के लिए विज्ञापन निकालेंगे। 19,000 पदों, तो काफ़ी सारी भर्तियां आने वाले, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी अगर जी जान से लग जाएंगे तो। क्योंकि कंपटीशन तो खैर बहुत ज़्यादा ही है, इसलिए आपको भी बहुत ज़्यादा ही होना पड़ेगा प्रिपेयर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सी खबर है। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे आपको कल मिल ही गया होगा विज्ञप्ति पत्र, जिसमें उन्होंने 13 भर्तियां रद्द कर दी थी, 13 विज्ञप्तियां रद्द कर दी थी। एक दूसरी है कि एसटीएफ ने 6 आरोपियों के खिलाफ तैयार की चार्जशीट। एसटीएफ ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार, उसमें से सूरवीर सिंह, कुलवीर सिंह, ये जो नाम है गौरव नेगी, ये जो गौरव नेगी का नाम पहले भी आया था, जयजीत दास हो गया, मनोज जोशी हो गया, कनिष्क शायक सितारगंज न्यायालय में, ये सारे लोग जो है मिले हुए हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं उन मेहनती बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी इस एग्ज़ाम के लिए। और अब उनके का इन 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 जैसे लोगों के कारण जो है उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति भी है, उत्तराखंड में ये सब हो रहा है। और आज से नहीं, पिछले काफ़ी सालों से ये सब चल रहा है। खैर अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। और एक और है कि ध्यानी के खिलाफ शिकायत को राज्यपाल ने किया खारिज। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं थोड़ा से एक ये इसलिए भी डाला है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या। देखिए सीधे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो ये राजनीति कैसे हावी होती है। ये बोल रहे हैं सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी चयन एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी की शिकायत का राज्यपाल ने कोई ठोस आधार न मिलने पर जांच के आदेश को खारिज कर दिया। देखिए ठोस आधार नहीं मिला, ठीक है, ठोस आधार नहीं मिला तो क्या हो गया, कोई जांच नहीं होगी, नो इंक्वायरी। ठीक है, लेकिन देखिए हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देखिए, हिमाचल प्रदेश में वहाँ की सरकार ने सिर्फ शक के आधार पे, उन्हें सिर्फ शक हुआ था कि भर्ती में धांधली हुई है और हुई थी धांधली, उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। लेकिन यहाँ पर जो है ठोस आधार, अगर ठोस आधार नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल बरी है, चाहे उसने ठोस आधार छुपाए हों। ठीक है, तो खैर ये देखने वाली बातें हैं, राजनीति चलती रहती है और हमें अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा बयान आया है कि अब तक जो है 41 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 39 लोग तो पहले ही हो चुके थे, 2 सादिक मूसा और एक वो योगेश्वर राव जिनका नाम कहा जा रहा है, वो भी पकड़े गए हैं। और एसटीएफ ने 6 आरोपी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी है और आगे की क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी पर सबकी निगाहें होंगी कि वो क्या फ़ैसले लेते हैं। वीडियो वाले मामले में भी देखने वाली बात है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, देखते हैं आगे क्या होता है। ले ठीक है, और इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है कि जिनका पहले आवेदन उनसे नहीं लिया जाएगा शुल्क। देखो जिन्होंने पहले आवेदन किया था
मतलब जिन लोगों ने पहले आवेदन किया है, जैसे पुलिस भर्ती में या जो पटवारी भर्ती हैं, उनमें देखो कल ये निकल के आ रहा था कि क्या पता जो दूसरे लोग होंगे या जो नए कैंडिडेट होंगे उनके लिए क्या पता दोबारा फॉर्म ओपन हो जाए या उन्हें भी मौका मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। और जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनसे ही, यानी कि उनसे न तो शुल्क लिया जाएगा और वही परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। तो ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है। और सबसे जो एक हॉट स्पॉट का केंद्र भी बना हुआ है, ये है महिला क्षैतिज आरक्षण, वुमेन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है। ठीक है। उत्तराखंड में महिलाओं को क्या आरक्षण मिलना चाहिए, भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या महिलाओं को उत्तराखंड में आरक्षण मिलना चाहिए। ये उनका अपना स्टेट है। ठीक है। और अपने स्टेट की जो लड़कियां हैं वो बाहर की स्टेट गर्ल से हार जाती हैं, और कहाँ हारती हैं? सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अपने ही राज्य के हाई कोर्ट में। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है, और सरकार बिल्कुल मौन है। सरकार चाहे तो एक अध्यादेश लाके, ठीक है, अध्यादेश पारित किया जाता है। ठीक है। तो अध्यादेश आपने बताना है, अध्यादेश का जिक्र संविधान के कौन से आर्टिकल में है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है। मैं चेक करूँगा और आपको एक हार्ट भी दे दूंगा अगर जिसका उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर जो है सरकार अध्यादेश लाके ये फैसला ले सकती है कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देंगे। लेकिन अभी तक सरकार का ऐसा कोई मानना है नहीं। और खैर ये कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जजमेंट हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। शिक्षक भर्ती की काफ़ी बड़ा एक मुद्दा ये भी हो गया है कि शिक्षक भर्ती में 2648 पदों पर बदलेगी में। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये हो गया है कि जिन्होंने ओपन से, यानी कि एनआईओएस से जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया था, डीएलएड जिन्होंने एनआईओएस से किया था वो हाई कोर्ट गई। ठीक है। हाई कोर्ट गई क्योंकि यहाँ पर जो डाइट से जो डीएलएड करते थे, उन्हें ही प्राथमिक जो विद्यालय है वहाँ पर जो 1 से 5 तक के जो विद्यालय है, 1 से 8 तक के हैं, वहाँ पर वो जा सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि यहाँ पर सरकार ने हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं उनका जो डीएलएड किया हुआ है, क्योंकि उस डीएलएड को जो है यूजीसी ने भी मान्यता दे रखी है। तो यूजीसी ने जब मान्यता दी है तो उनके लिए भी काफ़ी बड़ी मुश्किल हो गई है। जो यहाँ के डीएलएड वाले हैं, जो डाइट जो अलग से जो भर्तियाँ निकालते हैं डीएलएड वालों के लिए, तो देखने वाली बातें होंगी कि आगे क्या कुछ हो पाता है। सरकार भी इस पर सोच विचार कर रही है, और देखते हैं आगे क्या करती है सरकार, क्योंकि अगर बाहर के भी यहाँ आ जाएंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी यहाँ के बच्चों के लिए। और इससे सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, बीएड के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा है। क्योंकि बीएड के बहुत सारे, कम से कम 2000 कुछ बच्चे जो है बाहर हो सकते हैं, जो पहले से निकले हुए हैं उत्तराखंड में। तो ये देखने वाली बात होगी आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है, सरकार क्या फ़ैसले लेती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब बेरोजगार संघ ने एक मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जो लोक सेवा आयोग की परिधि में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, अब लोक सेवा आयोग क्या करता था कि जो भर्तियां कराते थे उसमें वो सिर्फ रोल नंबर जारी करते थे, रोल नंबर। ठीक है दोस्तों, रोल नंबर जारी कर दिया, और बाकी उसका तो न तो नाम आता था, न तो उसका कहीं जो प्राथमिक जो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें कहीं भी उसका नाम, फादर नेम या उसके मार्क्स नहीं दिखते थे। तो अब उन्होंने कहा है बेरोजगार संघ ने कि उनका नाम, उनका परिणाम, उम्मीदवारों का पिता का नाम, प्राप्तांक आदि सब कुछ डालना होगा। और उन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग को। तो देखना पड़ेगा आगे क्या कुछ हो पाता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस पर निर्णय क्या देता है, ये देखने वाली बातें हैं।
नेक्स्ट है हरिद्वार में जन्मी सैफ अली नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत नियुक्त। तो ये एक सैफ अली दुग्गल, राजदान दुग्गल जो है इनका नाम है। अ, आपको ये याद रखना है कि सैफ अली राजदान दुग्गल, क्योंकि देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपका पेपर यूके एसएससी नहीं कराने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा इस बात से लेके कि आपका जो पेपर है वो यूके एसएससी नहीं कराएगा। आपका जो पेपर है वो कराएगा आपका यूके पीएससी। आपका पेपर यूके पीएससी कभी, यूके एसएससी क्या करता था, आपने अगर ढंग से एग्ज़ाम देखा होगा तो यूके एसएससी क्या करता था, यूके एसएससी पिछले 2 साल के करंट अफेयर पूछता है, जबकि यूके पीएससी पिछले 5 या 6 महीने के करंट अफेयर पूछता है। तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पहले के पूछेगा। लेकिन अब यूके एसएससी पेपर नहीं कराएगा, पेपर कराएगा यूके पीएससी। ठीक है, तो अब आपको ये समझने वाली बात होगी कि यूके पीएससी जब पेपर कराएगा तो वो जो है करंट अफेयर काफ़ी अच्छा खासा और तगड़ा देगा। तो इसलिए आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर भी ध्यान रखना है। और ये सैफ अली राजदान दुग्गल जी हैं, ये कश्मीरी पंडित थी और ये हरिद्वार में पली बड़ी, और इन्होंने जो है ये अमेरिका की राजदूत, यानी कि अमेरिका की हैं, अमेरिका में रहती हैं ये, और वहाँ से ये सेलेक्ट हुई है नीदरलैंड में। ठीक है, तो आपको ख्याल रखना है कि प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत भारतीय मूल की, तो कौन सी है, कश्मीरी पंडित हैं, कौन, सैफ अली राजदान दुग्गल। ठीक है, उत्तराखंड की भी हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देश में क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर तो मैं क्या बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर अपने देश में जो कुछ भी चल रहा है, लखीमपुर में आपने देखा होगा आजकल बहुत ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। काफ़ी कुछ है बताने को, लेकिन ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो हृदय तार तार हो जाता है। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि ये क्या करते हैं किसी महिला के साथ। तो महिलाओं के सम्मान की बहुत बड़ी विडंबना है, और बस राजनीति करने से फुर्सत नहीं रहती है लोगों को। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ एक्शन ले पाती है गवर्नमेंट। खैर जिन्होंने ये दुर्दशा, यानी कि 2 बहनें थी, उनकी लाशें जो हैं पेड़ से लटकी हुई मिली। तो देखना है आगे क्या कुछ हो पाता है। उनको तो फांसी से कम सज़ा तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है समाज को कलंकित करने का जो काम करते हैं, ये सिर्फ अपना ही बुरा नहीं करते हैं, ये समाज देखिए इनसे कितने लोगों का बुरा हो रहा है। इनके जो परिवार हैं उन पर क्या बीत रही होगी, जो लड़की इन्होंने मारी है उनके परिवार पर क्या बीत रही है, और समाज में क्या मैसेज जा रहा है। ये बहुत सारी ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं काफ़ी ज़्यादा। एक जगह समाज है, एक जगह इनका खुद का परिवार है, एक जगह वो लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी है, एक जगह इनकी खुद की अपनी ज़िंदगी है, और एक जगह खुद इनका अपना परिवार है। और इससे जो है ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक सोसाइटी से पर्सनल इंटरेस्ट हैं, और पर्सनल इंटरेस्ट से सोसाइटी है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बातें हैं। ऐसे लोगों को खिलाफ आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। असम के 8 आदिवासी उग्रवादी समूहों के साथ हुआ शांति समझौता। देखो यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट समझौता हुआ है। माना जा रहा है कि असम और अरुणाचल जल्द निकाले सीमा विवाद का समाधान। ठीक है, असम और अरुणाचल में जो सीमा विवाद है, ठीक है, देखिए आपने नॉर्थ ईस्ट के, आपके थोड़ा लोकेशन नॉर्थ ईस्ट की अगर आपको पता होगी, जैसे मिजोरम के अगल बगल कौन से देश हैं, मेघालय कहाँ पे है, गारो खासी जयंतिया जहाँ पे है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में है, जहाँ से भारत मासिन राम भी यहीं पे है मेघालय में, जहाँ से भारत में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, और इसीलिए पूर्वोत्तर में अच्छी चाय हो पाती है, क्योंकि चाय के लिए एक नम भूमि चाहिए। तो इसलिए असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित होती है भारत की, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मानसून जब पहुँचते हैं तो पहाड़ियों से टकरा कर काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, और वहाँ पर जब लो टेम्परेचर एरिया होता है तो फिर वहाँ पर वो कंडेंसेशन कर लेते हैं, संघनित हो जाते हैं और वर्षा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर, और यहाँ पर जो मेन है कि असम के 8 आदिवासी उग्रवादी समूहों के साथ हुआ शांति समझौता। तो देखिए यहाँ पर कुछ टाइम पहले आपको याद होगा
एक किर्बी समझौता था शायद, किर्बी, या 2021 में जो समझौता हुआ था असम की गवर्नमेंट और अमित शाह जी के बीच, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। तो देखने वाली बात है कि काफ़ी अच्छी बात है कि जो उग्रवादी संगठन हैं वो अपने हथियार डाल रहे हैं। मणिपुर के सीएम के समक्ष 13 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण, उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं। तो ये नक्सलिज्म के को इरेडिकेट करने का, ख़त्म करने का एक काफ़ी अच्छा मतलब माहौल बन रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है, देखिए ज्ञान विज्ञान में आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा क्योंकि लंपी जो एक रोग है, लंपी रोग जो है आजकल काफ़ी चर्चा में है। जानवरों पे ये रोग हो रहा है, आपने देखा होगा काफ़ी यू नो चर्चा में रहा है ये। तो आपको बताना है कि लंपी वायरस है या जीवाणु है या ये एक फंजाई है यानी कि कवक है या इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि लंपी क्या है, और ये जानवरों में होता है लंपी, और आजकल काफ़ी चर्चा में है। उसके अलावा एक लिम्फोमा, लिम्फोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ लिम्फ्स, यानी कि जो हमारी लसिकाएं होती हैं लिम्स, तो वहाँ पर जो एक डिजीज़ यानी कि लिम्फोमा बेसिकली कैंसर का टाइप है, कैंसर। और कैंसर काफ़ी ख़राब बीमारी है, जब थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तो आदमी बच नहीं पाता है। और कुछ कुछ कैंसर तो ऐसे हैं कि सेकंड स्टेज में जाने से ही उनकी बचने की स्थिति कम हो जाती है, लेकिन जब थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है कैंसर तो उसके बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो 15 सितंबर को हर साल विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, कौन सा, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल मार्केट। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही, ये इसीलिए डाला गया है कि ऑयल मार्केट, तेल, भारत सबसे ज़्यादा खर्चा अगर किसी भी करता है तो वो है ऑयल का, यानी कि तेल का। कौन सा तेल, कच्चा तेल। कौन सा कच्चा तेल, पेट्रोलियम, जिसके लिए पेट्रोलियम आदि। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, ये है क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में भारत बाहर से कच्चा तेल मंगाता है, यहाँ भारत की जो रिफाइनरियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर भारत अपनी रिफाइनरी में इनको मतलब संशोधित करता है, और उसके बाद यहाँ की जो मार्केट है वहाँ पर भारत जो है अपना तेल बेच देता है, और बाहर भी भारत जो है तेल भेजता है। ठीक है, सिर्फ भारत तेल खरीदता नहीं है, तेल बेचता भी है। क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल है वो लिया भारत ने, उसके बाद यहाँ पर जो उसको प्योरीफाई किया, उसके बाद प्योरीफाई करने के बाद बाहर के देशों में जैसे श्रीलंका हो गया या अफ्रीका के कुछ देश है, वहाँ पर जो है भारत तेल बेच देता है। और इसी क्रम में सऊदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निधि। देखिए कुछ दिन पहले की खबर थी कि सऊदी को बीट करके रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादन, जब यह कहा गया था कि 35% जो तेल है वो कम दाम पे दिया जाएगा, लेकिन अब जो है सऊदी सऊदी अरब ने रूस को पछाड़ दिया है और फिर से सेकंड नंबर पे चले गया है। फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे अभी कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे आपका ईरान है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ईरान है। देखिए एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल के प्राइस हैं, ठीक है, तेल के प्राइस अभी जो तेल के प्राइस कम से कम $26, $26 क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो जब तेल के प्राइस $26 कम हो गए, लेकिन यहाँ तो एक भी प्राइस कम नहीं हुई, वहाँ यहाँ पर एज इट इज़ बनी हुई है। इसलिए कम से कम 11 रुपये सस्ता हो जाना चाहिए था पेट्रोल। मतलब अभी अगर जो है 95 का चल रहा है, 95 का चल रहा है, तो उसको कम से कम 11 कम होकर 84 या 85 तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। खैर देखने वाली बातों की गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत को सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है, ये प्रश्न है डायरेक्ट। तो उसमें आपका आंसर हो सकता है ईरान, जो अभी लेटेस्ट डाटा है ईरान। ठीक है, लेटेस्ट आंसर ईरान। और दूसरा है सऊदी अरब। सऊदी अरब, देखिए
इनमें आ सकता है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, जो आरोही क्रम है उसमें लगाने के लिए आ सकता है कि आरोही क्रम में लगाएगी। और ऑप्शन में दे देगा ईरान, सऊदी अरब और रशिया, ठीक है। बाकी इराक दे देगा, बहरीन दे देगा। तो ये सारे देश हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। नेक्स्ट है खेल जगत से। देखो अलविदा किंग फेडरर। देखो किंग फेडरर आपको पता ही होगा, रोजर फेडरर। तो टेनिस के महान प्लेयर हैं रोजर फेडरर। 41 साल की उम्र में क्या कहानी रही है इस दोस्त की। 41 साल की उम्र में इन्होंने अलविदा कहा है किसको, टेनिस को। और 1998 से इन्होंने शुरुआत करी थी, और बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत इन्होंने करी अपने लाइफ में। इन्होंने काफ़ी ग्रैंड स्लैम जीते, 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 41 साल के रोजर का 24 साल के करियर का विराम देने का ऐलान। 24 साल का करियर रहा है, 1998 से शुरू हुआ। और इन्होंने जो है अब जो है टेनिस को अलविदा कह दिया है। तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ के हैं, ये हैं स्विट्ज़रलैंड के, स्विट्ज़रलैंड के, ठीक है। और इनका जो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हमेशा ख्याल रखिए कि जीवन में कुछ करें ना करें, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ 10 पुत्र समूह एक वृक्ष, 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष माना जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि पेड़ जो है कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। तो जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।